जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हमसफ़र में। तो द हमसफ़र के इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं साइंस का एक सेगमेंट। साइंस के सेगमेंट में कहें तो बायोलॉजी आज से स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी का हमारा सेशन रहेगा। और बायोलॉजी में मुख्यतः बेसिक से आज सेल बायोलॉजी रहेगा, कोशिका विज्ञान। इस चैप्टर के या इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं कोशिका विज्ञान से पूछे जाने वाले उन सारे प्रश्नों को शामिल करने का कोशिश करूंगा जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जहां से मुख्यतः प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो उन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ शामिल करूंगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कोशिका सबसे पहले है क्या? कोशिका जो है किसी भी जीवन की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी का या जीवधारी का जो है मौलिक क्रियात्मक इकाई है। मीन्स फंडामेंटल जो है वर्किंग यूनिट है, या कह सकते हैं फंडामेंटल कंस्टिट्यूटिंग यूनिट है, या मीन्स जिससे मिलकर वो जीवधारी बने होते हैं, वो कोशिका होते हैं। मीन्स हमारा शरीर या किसी भी जीवधारी का शरीर जिस चीज़ से बना है वो कोशिका होते हैं। उसकी बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो कोशिका होता है। तो आइए देखते हैं कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट और आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी के आसपास किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी के आसपास किया था। इन्होंने कोशिका की जो खोज की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन कोशिका के खोज का या आविष्कार तो नहीं कर सकते हैं, खोज का श्रेय जो है इन्हें ही जाता है, रॉबर्ट हुक को। लेकिन प्रश्न अगर आए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हुक ने किया था। ये बैक्टीरिया का खोज भी इसने किया था, ल्यूवेन हुक ने। इसीलिए ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, इसीलिए जीवित कोशिका के खोज का श्रेय ल्यूवेन हुक को जाता है। यह उसके 9 साल बाद का समय है। 1674 में 1674 में ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। आइए देखते हैं उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, स्लीडन एवं स्वान। स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो कोशिका के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? कोशिका के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि कोई भी जीव जो है, कोई भी सभी जीव है, सभी जीव पादप हो या जंतु, मीन्स पौधे हो या कोई जीव हो, जीव जंतु, ये जो है कोशिका के बने होते हैं। या कोई भी जीव ले लीजिए, ये कोशिका के बने होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। इन्होंने ही बताया था, स्लीडन एवं स्वान ने ही यह कोशिका से संबंधित सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ही बताया था कि कोशिका जो है जीव जंतु, कोई भी जीवधारी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिका के बने होते हैं। यानी कि जीवन की मूल क्रियात्मक इकाई जो है, मूलभूत क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका है। मूल क्रियात्मक इकाई जो है क्या है? कोशिका है। मूल क्रियात्मक इकाई कोशिका है। उसके बाद एक इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया रोडोल्फ विर्चो ने। रोडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोई भी कोशिका जो है अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बने होते हैं। मीन्स कोई भी कोशिका जो है अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही विभाजित होकर बने होते हैं। तो कोशिका विभाजन का थ्योरी जो है इन्होंने दिया था, रोडोल्फ विर्चो ने। तो कोशिका विभाजन का थ्योरी रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। यानी कि कोशिका सिद्धांत के थ्योरी को आगे बढ़ाया था रोडोल्फ विर्चो ने। तो ये तो हम देख लिए कोशिका विज्ञान से संबंधित खोज के बारे में कि इन्होंने क्या थ्योरी दिया था। आगे अब देखते हैं कोशिका के बारे में कुछ और फैक्ट्स। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा 2-2.5 kg का वो अंडा सिंगल सेल का बना होता है, एक ही सेल का बना होता है, वो सिंगल कोशिका होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो एक बैक्टीरिया है, जो कि एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका होती है वो हमारा न्यूरॉन सेल होती है, हमारा न्यूरॉन सेल होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका या तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका मानव के सर से पैर तक होता है और इसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकता है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। उसके बाद देखते हैं मानव में अगर पूछा जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु होता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है, ओवम। सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है। ओवम बोले तो अंडाणु,
फीमेल का, महिलाओं का अंडाणु ओवम जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो अब देखते हैं कोशिका के बारे में और कुछ। जैसे ये कोशिका है, कोशिका का एक केंद्रक होता है, केंद्रक नहीं भी होता है, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कोशिका के बारे में डिफरेंस करेंगे या प्रकार की कोशिका देखेंगे, उस समय देखेंगे। मैंने यहाँ पर देख के चल रहे हैं कि कोशिका होता है, कोशिका का एक केंद्रक होता है, इसके केंद्रक में भी कुछ द्रव होते हैं और इसके बाहर भी कुछ द्रव होते हैं, जिसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था, जिसे बताया था जीव द्रव्य। इसको बोला, इस द्रव्य को जीव द्रव्य बोला था। ये तरल होता है, तरल गाढ़ी और रंगहीन द्रव्य होती है, जिसका नाम जीव द्रव्य दिया पुरकिंजे ने। इसका नाम, इसको याद रखिएगा, पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। ये कोशिका दो जगह होते हैं, इसके केंद्र में होते हैं और केंद्र के बाहर और झिल्ली और केंद्रक के बीच में होते हैं। तो इसे दोनों को मिलाकर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर जीव द्रव की संज्ञा दी है। और इसमें जो है, इसमें जीव द्रव में 80% मात्रा जो होती है वो जल की होती है। 80% क्वांटिटी जो होता है जल का होता है। इसमें 80% जल भरे होते हैं और कुछ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ भी उसमें होते हैं। तो जल 80% तक इसमें जल ही पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि कोशिका के भी अलग अलग अंग होते हैं। जैसे एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं और अलग अलग कमरा अलग अलग कार्य के लिए होता है, वैसे ही कोशिका के अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग कार्य के लिए होते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के ही अंग में श्रम विभाजन होता है, पैर का काम चलना है, हाथ का काम कुछ पकड़ना या कुछ काम करना होता है, मुंह का काम बोलना है, वैसे ही कोशिका में अलग अलग अंग का काम अलग अलग है। जैसे कोई प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो कोई सेंसस ऑर्गन्स है, सेंसस कोशिका है, सेल है। तो इस तरह से कोशिका के भी कार्य अलग अलग बटे हुए होते हैं। उनमें से कुछ श्वसन का कार्य करता है। तो अलग अलग कोशिका के अंग के अलग अलग कार्य हैं। तो कोशिका का एक और मूलभूत है कि कोशिका एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से एक टिश्यू बनता है और उसी टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। जिस तरह से एक ही तरह के कोशिका से मिलकर एक टिश्यू का निर्माण होता है। मीन्स कोशिका से बनता है उत्तक, कोशिका ग्रुप ऑफ कोशिका से बनता है उत्तक, जिसे टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है कोई लाइफ या ह्यूमन बॉडी या बनता है शरीर, कोई जीव बनता है। तो कोशिका के आकार, कोशिका का आकार और आकृति, शेप और साइज उसके स्पेसिफिक, उसके विशिष्ट कार्य के अनुसार हो सकता है, बड़े या छोटे या अलग अलग आकृति के हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कोशिका के अलग अलग अंग और उसके अलग अलग कार्य क्या हैं, पार्ट एंड फंक्शन उसके देखेंगे, उसके अलग अलग नाम और उसके क्या क्या कार्य हैं, उसके खोजकर्ता कौन है, इन सारे चीज़ों का हम एक एक कर आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है, एक पैकेट जैसा। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक पैकेट के रूप में बंद करके ऐसे रखता है। ये सबसे बाहरी परत जो कोशिका की होती है, ये इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड उसमें फ्री फ्लो नहीं हो सकता है। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, उस लिक्विड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल्स अंदर और बाहर आ जा सकता है। तो मीन्स ये इतना जानना है कि फ्री फ्लो नहीं होता है कोई भी मटेरियल का उसमें, ये जो है सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का अगर उदाहरण हम देखें तो अंडा का छिलका उतारने के बाद उसके स्किन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली जैसी निकलती है, वो मुख्यतः उस तरह की ही कुछ अर्ध पारगम्य झिल्ली होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन, ये याद रखना है, यहाँ से कभी कभी प्रश्न आते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ये कोशिका को एक पैकेट के रूप में बनाकर रखता है। उसके बाद आते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका जो है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे मानव कोशिका जो है
या हमारी कोशिका जो है लचीली है, ये दब जाती है। हम अपने कोशिका को अपने कपड़े से या और जानवर अपने फर से, रोए से रक्षा कर लेते हैं, लेकिन पौधों में कुछ ऐसा रक्षा तंत्र होता नहीं है, जिस वजह से उसमें कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होती है, और ये कोशिका झिल्ली के अलावा उसमें कोशिका झिल्ली भी होती है। कोशिका झिल्ली के अलावा एक और परत होती है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। पादपों की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और फंगस में, कवक में यह काइटिन की बनी होती है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से कभी कभी प्रश्न आते हैं कि कवक का कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है कवक की। कवक बोले या फंगस बोले कि क्या चीज़ की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। जीवाणुओं की पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पादप की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। आइए देखते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति हम देख लिए हैं। उसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं अंतर्द्रवी जालिका। ये इसका हिंदी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा ही अंतर्द्रवी जालिका लिखा हुआ है, और शॉर्ट में ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे कोशिका के अंदर एक बहुत ही बड़ा नलिका युक्त सीट जैसी होती है, जो कोशिका को दृढ़ता प्रदान कर सकती है, या कह सकते हैं एक पिलर के समान है। वो कोशिका के शेप को बनाए रखने में मदद करती है, दृढ़ बनाए रखता है। ये बहुत ही बड़ा तंत्र है, नलिका युक्त सीट होती है, इस नलिका युक्त सीट जैसी होती है। कोशिका का फिगर देखेंगे तो वहाँ से आराम से क्लियर हो जाएगा कोशिका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप एंड साइज कैसा होता है। तो इसमें भी दो होते हैं, एक इसका एक रफ साइड होता है और एक स्मूथ साइड होता है। तो रफ साइड को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ साइड को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ वाला रफ क्यों होता है, उसके रफ वाले या बाहरी सतह में जो है राइबोसोम चिपके होते हैं। उसके बाहरी वाले जो परत होते हैं ऐसे, उसमें जो है राइबोसोम का धब्बा ऐसा चिपका रहता है, जिस कारण से वो खुरदरी बनती है। तो राइबोसोम का काम हम जानते हैं है प्रोटीन बनाना होता है, या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या प्रोटीन बनती है, या प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वसा या लिपिड, वसा और लिपिड बनते हैं। स्मूथ वाला जानते हैं, वसा भी स्मूथ होता है, चिकना होता है। तो स्मूथ वाले पार्ट से वसा का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है, वसा और लिपिड का। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने की बात है, रफ वाला रफ बना क्यों, उसमें उसके बाहरी परत पे क्या होता है, उसके बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपका रहता है। राइबोसोम चिपके रहते हैं और धब्बे जैसे दिखते हैं, जिस कारण से वो रफ बन जाते हैं। इस कारण से रफ वाले साइड से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है, राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन ब्राउन एंड पैलेडे ने किया था। इसकी खोज का श्रेय रॉबिन्सन ब्राउन और पैलेडे को जाता है। ये मुख्यतः राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके खोजकर्ता में रॉबिन्सन ब्राउन और पैलेडे हैं। प्रोटीन का संश्लेषण मुख्यतः ये करता है, इसका कार्य मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का है राइबोसोम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम लोग देख चुके हैं कि राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यहीं पे हमारे शरीर की आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में। ये फैक्ट को ध्यान रखना है, ये मुख्यतः किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अब देखते हैं अगला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ
कोशिका, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन का ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है, उसका पाचन के बाद ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और क्रैब चक्र के माध्यम से ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, क्रैब चक्र के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर ग्लूकोज का दहन किया जाता है। ग्लूकोज, हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ग्लूकोज हैं और ग्लूकोज का यहाँ पे दहन किया जाता है, बर्न किया जाता है और ऊर्जा हमें जो शरीर में मिलती है इसी ग्लूकोज के दहन होने से या बर्न होने से मिलती है। तो ग्लूकोज के दहन से C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन में ये बर्न होता है, इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में और हमें क्या प्राप्त होता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ये ATP है, ऊर्जा है। ATP क्या है? हमारा ऊर्जा है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसे यहाँ क्रैब चक्र चलता है, क्रैब चक्र या क्रैब साइकिल के माध्यम से ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है कार्बनिक पदार्थ में, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में यहीं पे ऑक्सीजन मिलाया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल कहा जाता है, एक दूसरा इसे पावर हाउस कहा जाता है। इसे भी याद रखना है। और इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि अभी केंद्रक तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, जैसे हम लोग जानते हैं या आगे पढ़ेंगे जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे, तो जो जेनेटिक मटेरियल्स DNA और RNA जो होते हैं मुख्य रूप से वो केंद्रक में ही होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर अगर कहीं पे होता है तो ये इसका अपना DNA और अपना राइबोसोम भी होता है, अपना इसका DNA और राइबोसोम होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है न्यूक्लियस के अलावा जहाँ पे जिसका अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होता है, राइबोसोम भी होता है। आजकल परीक्षा में ये पावर हाउस नहीं पूछते हैं, आजकल ये पूछे जाते हैं कि केंद्रक के बाहर कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है? तो यह DNA माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका अपना DNA और अपना राइबोसोम भी होता है, जिस कारण से कुछ अपना यह प्रोटीन भी खुद प्रोड्यूस करता है। तो आजकल यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है और संभावनाएं बनती है, तो इसे ध्यान रखना है, इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखना है। इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है, अपना DNA और राइबोसोम होता है। मीन्स केंद्रक के अलावा कोशिका में कहीं DNA और राइबोसोम, DNA होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका अपना राइबोसोम भी होता है, जिस कारण से अपना कुछ प्रोटीन भी खुद से ये प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसको आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम के खोज का श्रेय डी डुवे को जाता है। डी डुवे नामक व्यक्ति ने, या डी डवे भी रहे या डी डुवे नामक व्यक्ति को लाइसोसोम के खोज का श्रेय जाता है। एक झिल्ली युक्त संरचना होती है, ये एक झिल्ली युक्त संरचना होती है। जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक झिल्ली युक्त संरचना होती है। इसे कोशिका का सफाई तंत्र कहा जाता है। कोशिका अंग के टूटे फूटे भाग या भोजन या कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं तो उसका यह पाचन कर देता है, उसको गला देता है, उसको गला देता है, उसका पाचन कर देता है, नहीं तो ये सड़ जाएगा और कोशिका के फंक्शन में गड़बड़ी आ जाएगी। जिस वजह से इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं, इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आदि को पचाने की क्षमता होती है। ये शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और जब कोशिका वृद्ध हो जाती है या बहुत बूढ़े हो जाती है, उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या करता है, ये एंजाइम खुद ये झिल्ली फट जाती है और फटने के बाद कोशिका ही
अपना खुद का जान ले लेता है। इस वजह से इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ये एंजाइम का पैकेट जो है, शक्तिशाली एंजाइम का पैकेट जो है, कोशिका वृद्ध होने पर, बूढ़े होने पर, पुराने होने पर, या उसके फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम, उसके कार्य करने में कुछ प्रॉब्लम आने पर वो फट जाती है, जिस कारण से इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ये अपना जान खुद ही ले लेता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोशिका के कुछ अंग हमारे छूट गए हैं, उनको कवर करेंगे और कोशिका का डिफरेंस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होते हैं, वहाँ से मुख्यतः प्रश्न हमेशा आने की संभावना रहती है। और कौन से कोशिका के अंग सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं और कौन से अंग सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, उसको हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।